Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था, दैट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हम कह सकते हैं कि ऐसा एक टॉपिक है जिसके साथ बहुत सारे इश्यूज एसोसिएटेड हैं, सोशल इश्यूज, और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं इमोशनल इश्यूज, एथिकल इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं एमटीपीज के साथ। एमटीपी किस देश में लीगल है, किस देश में लीगल नहीं है, किस कंडीशन में एमटीपी लीगल है, ये सारा डिस्कशन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। एंड दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अब अगर हम बात करें इस टॉपिक की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन पहले के समय में बोला जाता था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एसटीआई। एसटीआई दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को पहले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता था, इसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे। हम डिफरेंट टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो क्या कॉज करते हैं, किस कारण से ये डिजीज बहुत ज़्यादा फैल जाती है, क्या ऐसा किया जाए कि इसकी रोकथाम की जाए। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एसटीआईज को और क्या बोलते हैं और इसको पहले डिजीज क्यों बोलते थे। STIs जो हैं दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनको पहले के ज़माने में बोला जाता डिजीज। डिजीज अब नहीं बोला जाता क्योंकि डिजीज अपने आप में एक डरावना नाम है। अगर बोला जाता है कि इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो रही है तो वो पर्सन खुद ही घबरा जाता था, घबराहट के कारण डॉक्टर के पास नहीं जाता था, यानी कि जो सिम्टम्स होते थे उनको भी वो प्रॉपरली ना तो बता पाता था ना वो समझा पाता था, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में शर्म आती थी। और इसको नाम बदल के कर दिया गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। दूसरा कारण ये है कि जो डिजीज वर्ड है उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। साइन वो होता है जो पर्सन खुद फील करता है और सिम्टम्स वो होते हैं जो डॉक्टर ऑब्जर्व करता है। तो एक डिजीज के साइन और सिम्टम्स होते हैं, बट जो इन्फेक्शंस होते हैं इनके जल्दी से साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो इसी कारण इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी बोला जाता है, या हम इनको कह सकते हैं व्हेन रियल इन्फेक्शंस, VI। व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन? इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन which are transmitted through sexual intercourse। सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस के वक्त फैले गए ट्रांसमिशन को ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, दे आर कलेक्टिवली नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे हैं। जैसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पढ़ेंगे, वायरस से होने वाले इन्फेक्शन भी पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से होने वाले इन्फेक्शन भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे जैसे सिफाइलिस, गोनोरिया, इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्राइकोमोनास, HIV वायरस के बारे में, हेपेटाइटिस, हर्पीस, हम डिफरेंट इन्फेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हम बात करते हैं व्हाट आर STIs, व्हाट कॉज एंड STIs, व्हाट आर STIs तो हम पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं व्हाट कॉज एंड STI, कौन कॉज करता है। STIs like other disease are caused by microscopic organisms that are not normally in your body। ये वो कॉज करते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते शुरू से, यानी कि दे एंटर्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद ये ऑर्गन ढूंढ लेते हैं और इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जब एक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पैथोजन जब बॉडी में एंटर करता है तो उसका एक टारगेटेड ऑर्गन होता है, उस टारगेटेड ऑर्गन पे वो जाके काम करता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिजीज, हमने ये पढ़ा था ये चीज। तो यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट पैथोजेंस
या फिर हम कह सकते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एसटीआईज को फैलाते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट, प्रोटोजोआ हो सकता है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज जब पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि इनका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन है, यानी कि कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो इन डिजीज को कॉज करता है। Why is this important? STI can cause a variety of symptoms from discomfort to permanent bodily damage to death. STIs जब होता है किसी को, यानी कि जब इसकी शुरुआत होती है तो वैरायटी ऑफ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। अब ये जो सिम्टम्स होते हैं ये डिस्कम्फर्ट से शुरू होते हैं, परमानेंट बॉडीली डैमेज, यानी कि परमानेंट ये बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, यानी कि ये ऐसे होते हैं जो अगर एक बार हो गए तो दोबारा से ठीक नहीं हो सकते, डेथ तक भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये पता हमें करना चाहिए कि जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन को देखते हुए पर्सन को क्या करना चाहिए अपनी बॉडी के साथ। तो सबसे पहले जब हम एसटीआईज के बारे में बात करते हैं तो एसटीआईज में जो इन्फेक्शन होते हैं शुरुआती दिनों में वो बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, यानी कि सिम्टम जो है बहुत ही माइल्ड है। जैसे माइल्ड सिम्टम में इरिटेशन होना, वेजाइना या जेनेटल ऑर्गन से डिस्चार्ज होना, पेन होना, ईचिंग होना, स्वेलिंग होना, ये बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर इन माइल्ड सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, डॉक्टर को दिखाने नहीं जाते हैं। इग्नोरेंस की वजह से भी ये डिजीज फैलती है, क्योंकि इग्नोर कर दिया बट पैथोजन तो बॉडी में एंटर कर चुका है। अब बॉडी में पैथोजन एंटर कर चुका है और आप अगर मैरिड हैं या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स आपके हैं तो ये डिजीज हर उस पार्टनर में जाएगी जिससे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाएगा। तो यानी कि ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ हुई है, कोई उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो वो उस डिस्कम्फर्ट को एक डॉक्टर को दिखाए और उससे सलाह ले। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर ये नॉर्मल एक टैबू बना हुआ है कि अगर किसी को गुप्त रोग है या कुछ ऐसा इन्फेक्शन है तो उसको लोगों को फेस करने में शर्म आती है। ये सारी चीज़ें इरेडिकेट करनी बहुत ज़रूरी हैं, इसमें शर्म और झिझक की कोई बात नहीं होती। अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो नेचुरली उसको उसका ट्रीटमेंट लेना है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो एक तो वो बहुत सारे लोगों में उस बीमारी को फैलाएगा, बहुत सारे लोगों में बीमारी फैलेगी, तो नेचुरली एक सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है ये। अब इसकी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी रोकथाम के लिए हम आगे पढ़ेंगे कि एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो एड्स एंड एसटीआई इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड अमंग द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 ईयर्स। एड्स एक ऐसा एसटीआई है जो डेथ कॉज करता है वर्ल्ड वाइड। अब यहाँ पे अगर हम एसटीआईज की बात करें तो एक कॉमनली होता है 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में। अब ऐसा क्यों होता है 15 से 25 साल की उम्र के लोगों में ही ज़्यादा क्यों होता है? जब एक बच्चा या बच्ची अपनी 15 साल की एज में एंटर करते हैं तो उस 15 साल की एज में उनमें प्यूबेरटल एज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि गैमीट बनना और हार्मोन बनना। और बेसिकली कौन से हार्मोन बनना? सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं जो उनमें बदलाव लेके आते हैं, यानी कि उनमें अट्रैक्शन लेके आते हैं। अब जो अट्रैक्शन होता है तो नेचुरली हार्मोन्स जो हैं वो हावी हो जाते हैं और हावी होने की वजह से लोग इंडल्ज हो जाते हैं सेक्सुअली, और सेक्सुअली लोग इंडल्ज हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वो जिस पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहे हैं वो पार्टनर किस से बिलोंग करता है, कहाँ पे है वो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं, ये एजुकेशन में आनी चाहिए कि एक बच्चे को बताया जाए कि इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से ये परिणाम भुगतना पड़ सकता है और जो बहुत ही घातक हो सकता है। STI can be passed from a pregnant mother to her child. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि STIs किस किस कारण से फैलते हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कि प्रेग्नेंट मदर से
उसके बच्चे को, उसके फीटस को हो सकता है। ये एक कारण है। एक कारण नॉर्मली अगर ये एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो फैलेगा ही फैलेगा। इसके साथ साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जब किसी को खून दिया जाता है तो खून की जांच की जाती है, यानी कि पूरा ऑब्जर्व किया जाता है कि इस पर्सन को कोई एसटीआई तो नहीं है, तो ही वो कैपेबल है ब्लड डोनेट करने के। और उसी में ये भी देखा जाता है कि अगर वो डोनेट कर रहा है तो वो खुद भी अपनी सेफर साइड पे होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस किया जाता है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले। और किससे फैल सकता है? ये फैल सकता है अनस्टेरलाइज्ड ऑब्जेक्ट के यूज करने से। व्हाट आर अनस्टेरलाइज्ड ऑब्जेक्ट? अनस्टेरलाइज्ड ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं। अनस्टेरलाइज्ड ऑब्जेक्ट में आती हैं सिरिंजेस। मान लीजिए अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसकी सिरिंज लगाई गई और वही सिरिंज, सेम सिरिंज किसी दूसरे पर्सन को लगा दी गई, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ एक्यूप्रेशर किया जाता है छोटी छोटी निडल्स से, तो एक्यूप्रेशर की निडल्स भी कॉज हैं इस बीमारी को फैलाने की, यानी कि इन डिजीजेस को फैलाने की, इस इन्फेक्शन को फैलाने की। इसके साथ साथ जब सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं तो उन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होना जरूरी है। व्हाट इज स्टेरलाइजेशन? स्टेरलाइजेशन वो टेक्निक होती है जिससे जर्म की किलिंग की जाती है हाई प्रेशर पे ऑटोक्लेव मशीन के द्वारा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ऑपरेशन थिएटर में जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, अगर वो किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन को के ऑपरेशन को हैंडल करके किसी डॉक्टर ने ऐसे ही रख दिए और उनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, नर्स ने ऐसे ही रख दिए, उनका स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है, उनकी ऑटोक्लेविंग नहीं हुई है, तो वो अगर किसी दूसरे पर्सन पे यूज किए जाए तो इन्फेक्शन वो कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए एसटीआईज में, यानी कि इसके कारण क्या है फैलने के। कॉज हमने पढ़ लिए कि किस एज ग्रुप में होता है, किस किस कारण से होता है, किस किस कारण से होता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हाउ कैन आई अवॉइड गेटिंग एन एसटीआई? किस तरीके से इसको अवॉइड किया जाएगा? तो सबसे बेहतर तरीका है बी सेफ एंड स्मार्ट। सबसे अच्छा तरीका है कि किसी पर्सन को अगर वो सेक्सुअली इंडल्ज हो रहा है तो उससे पहले स्मार्ट रहना है और सेफ रहना है। सेफ कैसे रहना है? कॉन्डोम वेयर करना है, पहली बात। दूसरा, अवॉइड अनसेफ सिचुएशंस। अनसेफ सिचुएशन का मतलब होता है ऐसी किसी सिचुएशन में उसको नहीं जाना है, किसी ऐसे एरिया में सेक्सुअल पार्टनर नहीं बनाने हैं जो सिचुएशन उसके लिए सेफ नहीं हो। एजुकेट योरसेल्फ अबाउट एसटीआई। अपने आप को एजुकेट करना है, यानी कि पता होना चाहिए कि अगर ऐसा किया जाएगा तो कौन कौन से इन्फेक्शन बॉडी में आ सकते हैं। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर को अवॉइड करना, यानी कि अगर किसी पर्सन के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है और उसमें से अगर एक पार्टनर को भी एसटीआई है तो नेचुरली जितने भी पार्टनर्स के साथ वो सेक्सुअली इंडल्ज हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये ट्रांसमिट होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। बच्चों को एजुकेशन दी जानी चाहिए। हर एज ग्रुप के लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है बच्चे 15 साल से जो उम्र में बड़े हैं केवल उनके लिए या 25 साल के उम्र के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। ये सभी एज ग्रुप वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है, एक सोसाइटी की ये कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम जूझ रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस है जो सबको मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे अगर हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई प्रिवेंशन यानी कि रोकथाम कर ली जाए पहले ही, और क्योर का मतलब है कि भाई क्योर करना यानी कि बीमारी हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है तो उसको दवाई खा के क्योर किया जा रहा है। अब यहाँ क्योर में कौन सी क्योरेबल है, कौन सी क्योरेबल इन्फेक्शन नहीं है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है कि किसी पर्सन में अगर कोई साइन या सिम्टम आ जाता है तो सबसे पहले उसे डॉक्टर को दिखाना है। किसी भी छोटी मोटी क्लिनिक में नहीं जाना है, जैसे नॉर्मली छोटी छोटी जगह लिखा आता है गुप्त रोग विशेषज्ञ, कि यहाँ पे विशेषज्ञ का मतलब है कोई स्पेशलिस्ट है तो नेचुरली वहाँ जाना है। बट अगर नॉर्मली कोई छोटी छोटी क्लिनिक्स होती हैं गांव देहात में जो बहुत सारे टाइप के मेडिसिन दे देती हैं इनको क्योर करने के लिए, तो ऐसी किसी भी अनसेफ जगह जाने से बचना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सिम्टम लग भी रहा है, कोई डाउट भी है, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। अभी अगर हम देखें कि अगर कोई फीमेल को एसटीआई है, कोई इन्फेक्शन है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे स्टिल बर्थ हो सकता है, यानी कि बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, उसका एबॉर्शन हो सकता है, उसमें इनफर्टिलिटी आ सकती है, उसमें पेल्विक डिजीजेस हो सकती हैं, कैंसर हो सकता है, और ट्यूबल प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब की प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ हो सकती है। तो अवेयरनेस देना समाज में बहुत ज़रूरी है कि इससे क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं, और अगर किसी को है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही है। अब कौन कौन सी एसटीआईज हो सकती हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है क्लैमिडिया। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, यानी कि ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। क्लैमिडिया किससे होती है? ये क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होती है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखना है। क्लैमिडियास, इसको क्लैमिडियास भी बोल सकते हैं, क्लैमिडिया या क्लैमिडियास कॉज्ड बाय क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस से होती है। एक टाइप का बैक्टीरिया है, सिंगुलर में हम बैक्टीरियम बोल सकते हैं। अब इसके जो सिम्टम है प्राइमरीली मेल्स में 1 से 3 हफ्ते में आते हैं, यानी कि 1 से 3 हफ्ते में इसके सिम्टम आते हैं आफ्टर इन्फेक्शन। अब क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं मेल्स में? जेनेटल डिस्चार्ज, यानी कि जेनेटल ऑर्गन से डिस्चार्ज होना, पेनफुल यूरिनेशन, यूरिनेशन के वक्त पेन होना, कैन बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से ये डिजीज, ये इन्फेक्शन क्योर हो सकता है। कैन लीड टू पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज विच कैन कॉज इनफर्टिलिटी इन वुमेन। वुमेन में क्या हो सकता है? इनफर्टिलिटी ये लेके आ सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और इनफर्टिलिटी फीमेल्स में ये ला सकता है। तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमने पढ़ लिया। दूसरा गोनोरिया, इट इज कॉज्ड बाय नाइसीरिया गोनोरिये, caused by नाइसीरिया गोनोरिये। सिम्टम्स, मेल्स में इसके जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर होते हैं 1 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन, यानी कि लगभग 2 हफ्ते बाद इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। जेनेटल डिस्चार्ज, पेनफुल यूरिनेशन, एंड इसको भी क्योर किया जा सकता है एंटीबायोटिक से। Can cause pelvic inflammatory disease which can cause infertility in women। तो आपने अगर देखा हो कि हमने 2 बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पढ़े हैं और दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिम्टम्स सिमिलर हैं, बट सिम्टम अपीयर होने का जो टाइम है वो डिफरेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्योरेबल है, क्योर हो सकता है। सिफाइलिस, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। ट्रिपोनिमा पैलिडम किससे कॉज होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम से कॉज होता है। ये भी एंटीबायोटिक से क्योर हो सकता है, बट इससे अगर बॉडी को कोई डैमेज हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होता है, कैसे दिखते हैं इसके सिम्टम्स? 3 to 4 वीक आफ्टर इन्फेक्शन। अब फॉर्म्स क्या फॉर्म करते हैं? अ सोर फॉर्म्स नियर जेनेटेलिया और नियर द माउथ, यानी कि जेनेटेलिया के आसपास और माउथ के आसपास सोर्स हो जाते हैं। हम देख सकते हैं माउथ के आसपास क्या हो जाते हैं? सोर्स डेवलप हो जाते हैं। और क्या हो सकता है? अ रेड रैश फॉर्म्स ऑन द फेस, हैंड्स और फीट, यानी कि फेस, हैंड और फीट, फेस, हैंड एंड फीट पे, फेस, हैंड एंड फीट पे क्या डेवलप हो जाते हैं? रैशेस डेवलप हो जाते हैं। हमें दिख भी रहा होगा ये रैशेस डेवलप्ड हैं। सीरियस ब्रेन एंड हार्ट कॉम्प्लिकेशन, अगर बहुत लेटर स्टेज तक इन्फेक्शन है तो हार्ट और ब्रेन कॉम्प्लिकेशन भी ला सकता है।
नेक्स्ट इज एड्स, caused by human immunodeficiency virus, HIV वायरस से फैलता है. Do not emerge for several years. क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके सिम्टम्स हो सकते हैं फटीग, रैपिड वेट लॉस, वजन का कम होना, नाइट स्वेट, ज्यादातर रात को पसीना आना, व्हाइटिश कोटिंग ऑन द टंग, जीभ पे सफेद रंग की परत बन जाना, एंड पर्पलिश ग्रोथ ऑन द स्किन, और स्किन पे पर्पलिश ग्रोथ होना. और क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, फीवर आना, चिल्स आना, हेडेक होना, नाइट स्वेट होना, गले में खराश रहना, मसल एक होना, यानी कि हमेशा पर्सन को लगता है कि उसे मसल एक हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी दर्द हो रही है, जॉइंट में पेन्स होना, ज्यादातर घुटनों में दर्द रहना, फटीग होना यानी कि हमेशा थकावट रहना, स्वॉलन लिम्फ नोड्स का स्वॉलन होना है, यहाँ के जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन यानी कि सूजन उनमें दिखाई देती है, माउथ अल्सर्स और मुंह में छाले होना. HIV अटैक द इम्यून सिस्टम. HIV क्या करता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, नाम क्या है इसका, इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है. अब जब इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, so making you susceptible to other infection and diseases, यानी कि अगर HIV वायरस बॉडी में गया है तो इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा, तो बॉडी में छोटे छोटे इन्फेक्शन और डिजीजेस आसानी से कैच हो जाएंगे. Antiviral drugs can slow down the progress of the disease, but they cannot cure an infected person. यानी कि पहली ऐसे डिजीज जो क्योरेबल नहीं है. तो हम यहाँ पे 3 पढ़ेंगे, यहाँ पे 3 हम इन्फेक्शंस पढ़ेंगे जो क्योर नहीं हो सकती. हमने पहली पढ़ लिया HIV इन्फेक्शन, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेपेटाइटिस B और herpes, genital herpes. They cannot be क्योर्ड. याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ एक लाइन है और नीट में पूछा गया क्वेश्चन है. जेनेटल हर्पीज कॉज्ड बाय हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2. सिम्टम्स इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स एंड सोर्स इन द जेनेटल रीजन और माउथ पे भी कभी कभी क्या आ जाते हैं, सोर्स आ जाते हैं और ब्लिस्टर आ जाते हैं जेनेटल रीजन में. Symptoms can disappear for long period, but the virus never leave the body. Symptom तो चले जाते हैं, but वो वायरस जो एक बार आपकी बॉडी में आ गया है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा रहेगा. Antiviral drugs can help the control outbreak of the symptoms but cannot cure an infected person. यानी कि एंटीवायरल ड्रग दे दिए जाते हैं कि बहुत ज्यादा सिम्टम एक्सप्लोड ना हो, यानी कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा फैले नहीं. तो हमने पहली 3 जो डिजीज पढ़ी, क्लैमाइडिया, सिफिलिस, गोनोरिया, वो बैक्टीरियल डिजीज थी. उसके बाद हमने पढ़ी HIV इन्फेक्शन, नेक्स्ट हम पढ़े जेनेटल हर्पीज, ये वायरल डिसऑर्डर्स हैं. इस तरीके से मुंह के आसपास क्या हो जाते हैं, सोर्स डेवलप हो जाते हैं. किसमें, हर्पीज में. जेनेटल हर्पीज में जेनेटल एरियाज में और माउथ के आसपास भी होते हैं अगर हर्पीज जो है अलग टाइप का है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस B कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस B वायरस. क्या क्या सिम्टम है, स्किन का पीला हो जाना, फीवर आना, भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, थकान होना यानी कि बहुत ज्यादा टायर्डनेस होना, जॉइंट पेन होना यानी कि घुटनों में और जो भी जॉइंट्स हैं वहां पे दर्द होना. कैन कॉज सीवियर लीवर डैमेज, कैन बी प्रिवेंटेड विद अ वैक्सीन. यानी कि पर्सन के अगर बीमारी नहीं है, यानी कि हेपेटाइटिस B वायरस बॉडी में नहीं आया है तो वैक्सीन से हम बचा सकते हैं अपने आप को. बट अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया है तो क्योर करना मुश्किल है. क्या क्या करता है, एपेटाइट को खत्म कर देता है, लूजिंग योर एपेटाइट, जॉइंडिस, फीवर, डार्क यूरिन, पेल पुप, नॉसिया एंड वॉमिटिंग. क्योंकि लीवर में इन्फेक्शन हो गया है तो लीवर में अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये सारी चीजें होनी लाजमी है. पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, हमेशा राइट साइड में पेन रहना, जॉइंट पेन होना, हाइव्स, हेडेक,
वीकनेस एंड फटीग, हमेशा थका थका फील करना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं हेपेटाइटिस बी के। किससे होता है? हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस एक प्रोटोजोनल इन्फेक्शन है, प्रोटोजोआ से होता है, कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस इसका कैजुअल या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। कैन कॉज अ फाउल स्मेलिंग विजाइनल डिस्चार्ज। विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज्यादा स्मेलिंग होता है, जेनेटल एरियाज में ईचिंग होती है एंड पेनफुल यूरिनेशन। क्या होता है यहाँ पे? पेनफुल यूरिनेशन। तो यहाँ पे हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ एसटीआईज, यानी कि कौन कौन सी एसटीआईज हैं यहाँ पे हमने डिस्कस किया और उनके कैजुअल ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एसटीआई कौन सी हैं और उनके ऑर्गेनिज्म, यानी कि उनको पैदा करने वाले, उनको कॉज करने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं। और ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इसके बारे में भी सबको अवेयरनेस होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला पार्ट इसका डिस्कस करेंगे, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, इनफर्टिलिटी क्यों होती है और किस कारण से होती है।